वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023-24 सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें आए हुए सभी न्यूमेरिकल पोर्शंस का डिस्कशन करेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन पेपर रिव्यू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए में दो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है एंड पार्ट ई जो है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी यूनिट 3 को बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी जियोलाइट प्रोसेस से पूछा गया है, यानी वाटर ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। इसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए और बी दोनों ही यूनिट 4 को बिलोंग करते हैं, एक वाटर ट्रीटमेंट से और दूसरा फ्यूल एनालिसिस से। सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। इस दिए हुए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस दिए हुए कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में ज़्यादा होगी। तो वी आर हैविंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स, एक है CH3CO CH3 और दूसरा है CH2CHCO CH3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वुडवर्थ रूल की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी रिक्वायर्ड है। एज पर वुडवर्थ रूल लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज विद तीन पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। पहला पैरामीटर होता है अनसैचुरेशन, दूसरा पैरामीटर हमारे पास होता है नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, और तीसरा पैरामीटर हमारे पास होता है कॉन्जुगेशन। तो अगर इन तीन पैरामीटर्स को हम अपने दिए हुए कंपाउंड्स पर अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं किसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जो पहला कंपाउंड हमें दिया गया है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। जो दूसरा कंपाउंड हमें दिया गया है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो इन दोनों कंपाउंड्स के लिए तीनों पैरामीटर्स को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है अनसैचुरेशन। तो दोनों ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड हम देख सकते हैं, दैट मीन्स दोनों कंपाउंड के लिए अनसैचुरेशन हम यस काउंट करेंगे। इसके बाद सेकंड पैरामीटर आता है नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। तो पहले कंपाउंड में केवल एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और दूसरे कंपाउंड में दो डिफरेंट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन पहले कंपाउंड के लिए 1 आता है, दूसरे कंपाउंड के लिए 2 आता है। तो जैसे हमने लिखा वुडवर्थ रूल के अकॉर्डिंग कि लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज विद, तो जिसके लिए लैम्डा मैक्स के तीनों पैरामीटर्स को काउंट करते हुए जिसके लिए नंबर ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम कॉन्जुगेशन के पॉइंट के कंपैरिजन तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही हमारे सेकंड पॉइंट ने ये डिस्क्राइब कर दिया कि जिसके लिए नंबर ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा है उसी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम स्टेटमेंट अपना फाइनल दे सकते हैं कि फॉर कंपाउंड 2 और फॉर कंपाउंड CH2 CHCO CH3 लैम्डा मैक्स विल बी ग्रेटर। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई, जिसमें हमें डेनियल सेल दिया गया है और इस डेनियल सेल के लिए जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डिफरेंट कंसंट्रेशंस गिवन हैं। जो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो हमें दिया गया है और हमें ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब है हमें ई सेल कैलकुलेट करना है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें दिया है यानी कि ई नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डेनियल सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास डेनियल सेल होता है वो दो मेटल इलेक्ट्रोड से बना होता है, एक तरफ जिंक और एक तरफ कॉपर। डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं जिंक मेटल, जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ये जिंक मेटल डिप्ट होती है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और हमें क्वेश्चन में जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन गिवन है तो साथ में कंसंट्रेशन मेंशन कर देते हैं 0.001 m। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज की प्रेजेंस, ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, जिसकी कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.01 m, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट होगी कॉपर मेटल। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेनियल सेल। तो इस डेनियल सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि जितना पोर्शन सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड में है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एनोड, जितना पोर्शन सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में है दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैथोड। और ये मैंने इससे पहली वीडियो में भी मेंशन किया था कि जो एनोड है
उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में काउंट करते हैं, और जो कैथोड है उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में काउंट करते हैं। तो जब भी कभी हम किसी सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस सेल स्ट्रक्चर के साथ हमें सेल रिएक्शंस लिखना कंपलसरी होता है। तो हम दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन को लिखेंगे जिससे हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन में जिंक मेटल कन्वर्ट होगी अपनी आयनिक फॉर्म में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और जो कैथोड की रिएक्शन है उस कैथोड की रिएक्शन में हमेशा रिडक्शन होता है, जिसमें कॉपर आयनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हम देख सकते हैं दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस्ड फॉर्म में है, यानी कि यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकल कर आती है 2। अब इस n की वैल्यू के साथ हम अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। Nernst equation is E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा हमारे पास जिंक आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में हमारे पास आएगा कॉपर आयन। वैल्यू प्लेस करते हैं, सारी वैल्यूज जो हैं वो हमें गिवन है, एन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। तो वी हैव ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 1.1 वोल्ट। ई नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास है 2, अभी हमने निकाली है। और दोनों कंसंट्रेशंस अगर हम प्लेस करें तो वी हैव 0.001 इज द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, और कॉपर की कंसंट्रेशन 0.01 हमारे पास है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हटने के बाद जो वैल्यू है यहाँ एक ज़ीरो इंक्रीज हो जाएगी। एक ज़ीरो इंक्रीज होने का मतलब है वैल्यू हो गई हमारे पास log 1/10 जिसकी वैल्यू -1 होती है। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 1.1 माइनस 0. इसे 2 से डिवाइड कर दिया, 0.02955 इंटू log 1/10, यानी कि -1 हम यहाँ पर प्लेस करेंगे log 1/10 के लिए। तो आगे कैलकुलेट करते हैं। द वैल्यू वी गेट विल बी 1.1 माइनस साइन और log 1/10 की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी इस -1 के साथ माइनस साइन की मल्टीप्लाई होकर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। तो 1.1 प्लस 0.02955, यानी हमारे पास जो अल्टीमेट आंसर आएगा दैट विल बी 1.12955 वोल्ट। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नर्स्ट इक्वेशन के और बाकी क्वेश्चंस आप दिए हुए वीडियो लेक्चर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी को बिलोंग करता है और ये क्वेश्चन जियोलाइट प्रोसेस से रिलेटेड है, यानी वाटर ट्रीटमेंट यूनिट नंबर 4 से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, या हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है जियोलाइट सॉफ्टनर वॉज रीजनरेटेड बाय पासिंग 50 लीटर्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन, यानी हमें क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिवन है, दैट इज 50 लीटर्स। इसके बाद हमें NaCl सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ गिवन है। स्ट्रेंथ हमें दी है 40%। इस 40% को हम मेंशन कर सकते हैं 400 ग्राम पर लीटर। 40% का मतलब है 40 ग्राम पर 100 ml, तो इट विल बी 400 ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ वाटर दिया है 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर, तो इसको भी लिख देते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर, इट इज़ 10,000 लीटर्स। सो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 3 वैल्यू हमारे पास है, हमें क्वेश्चन में हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। तो हार्डनेस का मतलब है हार्डनेस ऑफ 1 लीटर वाटर, यानी हमारे पास आंसर आएगा मिलीग्राम पर लीटर या पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में। तो अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं।
तो पहला स्टेप हमारे पास होता है कि 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ NaCl है मिलीग्राम्स की फॉर्म में। तो वी हैव अमाउंट ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है 40% यानी 400 ग्राम पर लीटर। तो इट इज़ 400 ग्राम, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में, तो दैट विल बी 400 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। इसके बाद अगले स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं कितना हमारे पास NaCl सॉल्यूशन है और उस NaCl सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ टोटल NaCl सॉल्ट होगा। तो अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन 50 लीटर्स NaCl सॉल्यूशन है टोटल, तो इन 50 लीटर NaCl सॉल्यूशन, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 50 इंटू 400 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई टोटल अमाउंट ऑफ NaCl। इस टोटल अमाउंट ऑफ NaCl को हम कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ NaCl का मतलब है कि ये डिसाइड करता है हमारे पानी की टोटल हार्डनेस को, यानी इस कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को हम टोटल हार्डनेस भी कह सकते हैं। टोटल हार्डनेस का मतलब है जितना अमाउंट ऑफ वाटर हम प्योरीफाई कर रहे हैं या हार्डनेस रिमूवल कर रहे हैं, उस अमाउंट ऑफ वाटर में कितनी हार्डनेस है। तो दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट, जितना हमने टोटल सॉल्ट निकाला है 50 लीटर्स के लिए, multiplied by 50 divided by the equivalent weight of NaCl। ये सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है जो हम हार्डनेस कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो टोटल हार्डनेस के लिए वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ NaCl हमारे पास है 50 इंटू 400 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट, ये वैल्यू होती है 58.5। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 170940117.09। ये है टोटल हार्डनेस। इस टोटल हार्डनेस की हेल्प से अब हमें कैलकुलेट करनी है 1 लीटर वाटर की हार्डनेस, यानी हम अपना हार्डनेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू टोटल हार्डनेस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर। टोटल हार्डनेस हमने निकाली 170940117.09 और अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000 लीटर्स। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 1709.40 ppm या मिलीग्राम पर लीटर। दैट इज द अमाउंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। जियोलाइट प्रोसेस के बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आप इसके बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से समझ पाएँ। अगर हमें जियोलाइट प्रोसेस को यूज़ करके हार्डनेस कैलकुलेट करनी है तो हम एक सिंपल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ बता देती हूँ, आप चाहें तो अलग अलग स्टेप्स पर ना जाकर उसको भी ले सकते हैं। यही सेम कैलकुलेशन है बट एक सिंगल फार्मूले के अंदर मेंशन है। तो हार्डनेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हार्डनेस इज इक्वल टू amount of NaCl solution multiplied by the strength of NaCl, लेकिन इस स्ट्रेंथ को हम हमेशा मिलीग्राम्स की फॉर्म में लेकर चलते हैं, इंटू 50 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर। अगर आप अपनी सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस करते हैं तब भी आप डायरेक्टली जियोलाइट प्रोसेस की हेल्प से हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सेम क्वेश्चन पर हम एक बार अप्लाई कर लेते हैं जो जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप एक बार क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करोगे तो इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन हमें दिया है 50 लीटर्स, स्ट्रेंथ हमें दी है 400 ग्राम। 400 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय 50 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपॉन 58.5 इंटू अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर हमें दिया है 10,000 लीटर्स। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो तब भी आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन एक्चुअली सेम है, केवल और केवल प्रोसीजर का अंतर है। आप सिंगल स्टेप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो या आप मल्टीपल स्टेप यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है जिसमें हमें स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C10H14 और हमें कुछ नंबर ऑफ सिग्नल्स दिए हैं 9 हाइड्रोजन के लिए सिंगलेट और 5 हाइड्रोजन के लिए सिंगलेट। 9 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास केवल दो सिमिलर टाइप ऑफ सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं। एक हमारे पास 9 हाइड्रोजन के लिए सिग्नल है और एक हमारे पास 5 हाइड्रोजन के लिए सिग्नल है। तो जब भी कभी हमें 9 हाइड्रोजन एक साथ दिए हैं तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 3 मिथाइल ग्रुप किसी एक कार्बन से अटैच्ड हैं, और जब भी हमें 5 हाइड्रोजन दिए हों तो ये स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन होता है C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप का। तो जो प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। दी हुई वैल्यूज़ को एज्यूम करके हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें एक कार्बन पे एक जैसे टाइप के 9 हाइड्रोजन हैं यानी 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, और इसी कार्बन से C6H5 यानी कि फिनाइल रिंग भी अटैच्ड है। तो इस दिए हुए स्ट्रक्चर को हम जस्टिफाई करेंगे दी हुई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम सारी वैल्यूज़ को प्लेस करें तो एक छोटी सी टैबुलर फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम किस सिग्नल की बात कर रहे हैं। दूसरा आता है इस सिग्नल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तीसरा आता है सिग्नल की स्प्लिटिंग कैसी है और उस स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग हमारे सिग्नल का टाइप कैसा है। तो क्या हमारा प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर हमारी दी हुई वैल्यूज़ को जस्टिफाई कर पाता है। देखते हैं। हमारे पास ये 3 सेट ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे हैं तो इन तीनों को हम एक सेम सिग्नल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दूसरा सेट ऑफ प्रोटॉन है जो कि अलग है, इस सेट ऑफ प्रोटॉन के हम सिग्नल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले सिग्नल ए की बात करते हैं। सिग्नल ए 9 हाइड्रोजन के लिए है क्योंकि तीनों प्रोटॉन के ग्रुप सेम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। लेकिन इसकी स्प्लिटिंग की बात करें तो स्प्लिटिंग को हम N+1 रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। जो सेंट्रल कार्बन है इस कार्बन पे डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, दैट मीन्स n की वैल्यू हमारे पास होती है 0। तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग ये केवल एक सिंगल पार्ट में स्प्लिटेड होगा, यानी इस सिग्नल को हम सिंगलेट की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ जब हम सिग्नल बी की बात करते हैं तो सिग्नल बी केवल 5 हाइड्रोजन के लिए हम काउंट कर रहे हैं और इस सिग्नल में कार्बन पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। जो हमारा फिनाइल रिंग होगा उस फिनाइल रिंग में एक कार्बन एटम जो कि इस कार्बन के साथ में अटैच्ड है 0 हाइड्रोजन के साथ होगा। तो N+1 यानी कि 0+1 अगेन स्प्लिटिंग एक पार्ट में होगी जिसे हम सिंगलेट की फॉर्म में काउंट करेंगे। तो हमारे दिए हुए दोनों सिग्नल्स जो हमने एज्यूम किए हैं ये दोनों सिग्नल्स हमारे क्वेश्चन में दी हुई प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ के साथ में मैच करते हैं। तो दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर जिसको हमने प्रिडिक्ट किया है ये स्ट्रक्चर हमारे आंसर को जस्टिफाई करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाटर ट्रीटमेंट से है, लाइम सोडा प्रोसेस। इससे पिछली वीडियो में भी हमने लाइम सोडा प्रोसेस का क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ वाटर दिया है 10⁵ लीटर्स। हमें कुछ डिफरेंट सॉल्ट्स दिए हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट एंड बाइकार्बोनेट आयन। हमें इस क्वेश्चन में लाइम और सोडा की परसेंट प्योरिटी गिवन नहीं है। तो जब भी कभी हमें परसेंट प्योरिटी ऑफ लाइम और परसेंट प्योरिटी ऑफ सोडा गिवन नहीं होती तो हम उसको अपने आप एज्यूम करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करने के लिए 100%, ताकि वो वैल्यू नल एंड वॉइड रहे। तो इसमें भी हम परसेंट प्योरिटी ऑफ लाइम एंड सोडा 100% एज्यूम करके चलेंगे। पहले दी हुई सारी वैल्यूज़ को हम अपनी टैबुलर फॉर्म में प्लेस कर लेते हैं। टैबुलर फॉर्म के पहले पार्ट को हम केमिकल्स, देन दिए हुए केमिकल्स का जो अमाउंट है, अमाउंट हमें ppm में दिया है। इसके बाद इन अमाउंट्स का कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जिसका फॉर्मूला हमने पहले भी एक बार मेंशन किया था, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इसके बाद रिक्वायरमेंट, लाइम या सोडा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कितने अमाउंट में है। तो दी हुई वैल्यूज़ को पहले एक बार प्लेस कर लेते हैं, उसके बाद उनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने सारी दी हुई वैल्यूज़ को मेंशन कर लिया है। अब इनको वन बाय वन कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम आयन 48 × 50 डिवाइडेड बाय 12, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, वैल्यू इज़ 200। देन कैल्शियम आयन के लिए 120 × 50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन इज़ 20, वी गेट 300।
After that, hydrated ferrous sulfate, the amount is 139 multiplied by 50 divided by its equivalent weight, जो कि 139 ही होता है, वैल्यू इज़ 50। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन के लिए आप एक सेपरेट वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं, लिंक इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 200। सोडियम नाइट्रेट के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती लाइम सोडा की, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाइकार्बोनेट 122 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 61, तो इसके साथ हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 100। अगर हम इन सबकी रिक्वायरमेंट को काउंट करेंगे तो मैग्नीशियम आयन के लिए रिक्वायरमेंट इज L+S, देन कैल्शियम आयन रिक्वायरमेंट इज S, ferrous sulfate requirement is L+S, carbon dioxide requirement is only L, and for bicarbonate requirement is half L minus S। तो लाइम को हाईलाइट करते हैं पहले। लाइम के लिए हम मैग्नीशियम आयन कैलकुलेट करेंगे, फेरस सल्फेट कैलकुलेट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे और हाफ वैल्यू ऑफ लाइम कैलकुलेट करेंगे बाइकार्बोनेट के लिए। सेम ऐसे ही सोडा के लिए हाईलाइट कर लेते हैं। सोडा के लिए हमें मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और माइनस की फॉर्म में, माइनस हाफ एस की फॉर्म में बाइकार्बोनेट आयन को कैलकुलेट करना है। लाइम सोडा की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे इनकी टेबुलर फॉर्मेशन होती है, तो इसके लिए आप दूसरी वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं जिसमें लाइम सोडा रिक्वायरमेंट बताई गई है। इट इज़ अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम पहले कैलकुलेट करेंगे लाइम। तो लाइम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 74/100 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ जो केमिकल्स लाइम के लिए रिक्वायरमेंट के लिए हमने हाईलाइट किए थे येलो पार्ट में। तो वील स्टार्ट विद मैग्नीशियम आयन Mg2+, देन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन की रिक्वायरमेंट 1/2 के साथ चलती है, यानी हाफ वैल्यू हमें लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ इंटू 100 अपॉन % प्योरिटी ऑफ लाइम। वैल्यू प्लेस करते हैं 74/100। मैग्नीशियम आयन के लिए हमारे पास वैल्यू है 200, फेरस सल्फेट के लिए हमने कैलकुलेट किया 50, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इट इज़ 200, बाइकार्बोनेट के लिए वैल्यू आई 100, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 10⁵ डिवाइड किया 10⁶ से, 100/100 इज़ द % प्योरिटी। इसमें से कुछ वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 100 से 100 हमारा एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा, 10⁵ से यहाँ पावर 5 कैंसिल होगी, तो केवल 1/10 हमारे पास बचेगा। तो आफ्टर फर्दर कैलकुलेशन वी गेट 74/100। इन सब का सम टोटल हमारे पास आता है 500 और यहाँ हमारे पास बचता है 1/10। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 37 किलोग्राम्स इज़ द अमाउंट ऑफ लाइम वी गेट। तो ये हुई लाइम रिक्वायरमेंट। बिल्कुल इसी लाइन पर हम सोडा रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। सोडा रिक्वायरमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दैट विल बी 106/100 और इस बार वो सॉल्ट आएंगे जिनको हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था, यानी सोडा रिक्वायरमेंट के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ, सबसे पहले सोडा के लिए हमारे पास आता है मैग्नीशियम आयन Mg2+, देन कैल्शियम आयन Ca2+, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और बाइकार्बोनेट है हाफ L-S, यानी इसमें कार्बोनेट का जो दिया हुआ अमाउंट है हमारे पास, उसको हमने जब कन्वर्ट किया तो उसकी हाफ वैल्यू हम लेंगे बट विद माइनस साइन, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 10⁶ इंटू 100 अपॉन % प्योरिटी ऑफ सोडा, जिसको हम अगेन 100% काउंट करेंगे। वैल्यू प्लेस करते हैं, दैट इज़ 106/100। मैग्नीशियम आयन के लिए हमारे पास वैल्यू इज़ 200, कैल्शियम आयन के लिए वैल्यू इज़ 300, देन 50 एंड -100/2, तो ये -50 हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ अपॉन 10⁶ इंटू 100/100। तो सेम 100 वाली वैल्यूज़ हम कैंसिल कर देंगे, 10⁵ से यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचता है 106/100
और इस सब का सम टोटल निकल कर आता है 500 multiplied by 1/10, and after calculating we will get 53 kilogram is the requirement of soda. तो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम हमारे पास निकल कर आता है 37 एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा हमारे पास निकल कर आता है 53 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फ्यूल एनालिसिस से है और क्वेश्चन है बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो कुछ कुछ वैल्यूज हाईलाइट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन परसेंटेज जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, उसके अलावा कुछ वैल्यूज गिवन है, पहले इनको मेंशन करते हैं। फर्स्ट वन वी हैव वेट ऑफ कोल बर्न। वेट ऑफ कोल को हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट ऑफ वाटर टेकन इज द कैपिटल W, वाटर इक्विवेलेंट इज स्मॉल w, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T, फ्यूज वायर करेक्शन इज FWC, एसिड करेक्शन इज AC, कूलिंग करेक्शन इज CC। उसके साथ हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन है 587 कैलोरी पर ग्राम। तो हमने पहले भी बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वी हैव द फॉर्मूला GCV कैलकुलेशन कैपिटल W प्लस स्मॉल w, डेल्टा T प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड करेक्शन प्लस फ्यूज वायर करेक्शन प्लस कॉटन थ्रेड करेक्शन डिवाइडेड बाय x। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉटन थ्रेड करेक्शन गिवन नहीं है तो हम इस वैल्यू को 0 काउंट करेंगे। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। कैपिटल W हमें क्वेश्चन में दिया है 800, स्मॉल w इज 2100, डेल्टा T इज 2.48 एंड कूलिंग करेक्शन इज 0.015 माइनस एसिड करेक्शन इज 58, फ्यूज वायर करेक्शन इज 12 और कॉटन थ्रेड करेक्शन इज 0। अगर दी होती वैल्यू तो उसे हम प्लेस करते। इसको हमें डिवाइड करना है वेट ऑफ फ्यूल से, दैट इज 0.97। तो आफ्टर कैलकुलेशन पहले स्टेप में हमें मिला 2900, दोनों कूलिंग करेक्शन और टेम्परेचर डिफरेंस के साथ आया 2.495। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम माइनस करेंगे करेक्शंस की वैल्यू, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 0.97। तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा 7387.11 कैलोरी पर ग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ GCV। क्वेश्चन में हमसे GCV और NCV दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ GCV दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCV कैलकुलेशन का। NCV इज GCV माइनस 0.09H इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमें क्वेश्चन में गिवन है और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन परसेंटेज है वो भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो GCV हमने कैलकुलेट किया 7387.11 माइनस 0.09, हाइड्रोजन परसेंटेज 6 दी हुई है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमें दी है 587। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव 7387.11 माइनस 316.98, यानी इसको माइनस करके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 7070.13 कैलोरी पर ग्राम। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर NCV। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप दूसरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए दिए हुए अलग वीडियो लिंक्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। सारे डिफरेंट टॉपिक्स के जो वीडियो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप एक बार ध्यान से समझें और इनको फिर बिना देखे अपने आप सॉल्व करें, और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स बाकी यूनिवर्सिटी में ईयर में आए हुए जो हैं उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेरी और confusion, तो you can ask. Thank you so much.